नमस्कार। आज हम कब्ज और उसका यौगिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, याद करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कब्ज और उसका योगमय प्रबंधन, इसके बारे में हम इसके लक्षण, कारण, दुष्परिणाम, सामान्य उपचार, यौगिक उपचार, पथ्य अपथ्य आहार आदि के बारे में जानेंगे। कब्ज, सभी इसको जानते हैं। कब्ज हमारे आहार नाल के निचले हिस्से का रोग है और इस रोग में हमारे मल त्याग की जो प्रक्रिया है वह ठीक से ना होने के कारण इसे कब्ज कहा जाता है, जिस कारण पाचन क्रिया के अवशेष बड़ी आंत में इकट्ठे होने से मांसपेशियों के बीच सामंजस्य समाप्त हो जाता है और वह शिथिल हो जाती हैं। शरीर अपने ही उत्सर्जित पदार्थों के एकत्रीकरण से विषाक्त होने लगता है। उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से दूर रहने के लिए यह आवश्यक है कि नियमित और पर्याप्त मल निष्कासन प्रतिदिन हो। कब्ज को वैसे सभी जानते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा खुशनसीब माना जाता है जिसका सुबह उठते ही पेट साफ हो जाता है। अधिकांश लोगों को मल उत्सर्जन के लिए चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या तरह तरह के नुस्खों का सहारा लेना पड़ता है, पर पेट साफ सही रूप से नहीं हो पाता है। आज हर तरफ पेट साफ करने वाली औषधियों के विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कब्ज के रोगियों की व्यापकता कितनी ज़्यादा है। कब्ज के लक्षणों की बात करें तो मल त्याग का नियमित ना होना, मल त्याग सरलता से ना होना, या शौचालय में बहुत देर बैठना पड़े, जोर लगाने पर भी मल त्याग कम मात्रा में होना, सुस्ती तथा सिर में भारीपन रहना, मल का काला सख्त और दुर्गंध युक्त होना, चाय सिगरेट पिए बगैर मल त्याग ना होना, मुख में दुर्गंध आना, भोजन में अरुचि होना, जीभ पर मैली परत का जमना, शौच के बाद भी मल त्याग के लिए बार बार जाने की इच्छा होना और सोच होने पर मल का बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होना। कारण की बात करें तो हमारी कुछ आदतें जिनके कारण हम कब्ज के रोगी हो जाते हैं या कब्ज हमारे आदत में आ जाती है। ज़्यादातर इसमें आहार की अहम भूमिका है। चोकर और छिलका रहित महीन आटा खाने की आदत, साथ ही मैदा, बेसन, पालिश किए हुए चावल, छिलका रहित दालें और छिलका रहित सब्जियां व जो भी हम आहार लेते हैं उनका छिलका या रेशे रहित होना इसका मुख्य कारण है। अक्रियाशील जीवन शैली भी इसका कारण मानी जाती है और कब्ज खास तौर पर ऐसे ही लोगों को होती है जो अधिक समय तक कुर्सी पर बैठने वाले काम करते हैं और इस कारण से इनकी मांसपेशियां या आंतों में कड़ापन आ जाता है। रक्त प्रवाह में और प्राण शक्ति में अवरोध उत्पन्न हो जाने से अक्रियाशील जीवन शैली के कारण कब्ज कम होती है, कब्ज अधिक होने लगती है। पानी कम पीने की आदत भी कब्ज का एक कारण है। परिश्रम
रहित और आराम तलब जीवन। अधिकतर लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्तता या आलस के कारण कोई परिश्रम नहीं करते हैं, जिससे उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। फिर वही प्राणों में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। पाचन और निष्कासन की क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। तनाव, चिंता, भय, क्रोध जैसे मानसिक विकार भी आलस्य के कारण और इन विकारों के कारण भी कब्ज होने लगती है। अधिक व्यस्तता, शर्म, संकोच के कारण मल त्याग की इच्छा को रोकना। और जब मल त्याग की इच्छा हुई, या तो कहीं व्यस्त हैं या ऐसी जगह हैं जहां जाने में आपको शर्म या संकोच महसूस हो रहा हो, तो आप उस इच्छा को दबाते हैं और वह कुछ आगे जाके ऐसा कई बार होने पर कब्ज का रूप ले लेता है। मानसिक कब्ज केवल शारीरिक कब्ज ही नहीं होती, मानसिक भी कब्ज होती है। और मानसिक अवस्था ऐसे व्यक्ति जिनकी विचारधारा या जीवन शैली में कभी कब्ज होती है, अस्त व्यस्त उनकी जीवन शैली होती है, धीमी पाचन क्रिया और कब्ज से पीड़ित होते हैं। इसी तरह निश्चित विचार, अपरिवर्तनीय मतों वाले, जिद्दी, प्रसन्नतापूर्वक जीवन ना जीने वाले लोगों को भी कब्ज के लक्षण देखे जाते हैं। मल त्याग के लिए चाय, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि के उपयोग की आदत भी कब्ज का कारण बनती है। कब्ज के प्रकारों की बात की जाए तो आयुर्वेद में 2 प्रकार के कब्ज बताए गए हैं, बृहदांत्री, कोलोनिक और मलाशयी, डाइसेजियल। ये 2 प्रकार के कब्ज आयुर्वेद में बताए गए हैं। बृहदांत्री कब्जियत में बड़ी आंत के अंदर की मांसपेशियां जो रहती हैं उनकी कार्यशीलता में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंत की जो गति होती है वह तेज की जगह बहुत धीमी या ना के बराबर हो जाने से मलाशय में मल पड़ा रहता है और वहीं गांठें सी बनने लगती हैं जो हमारी बड़ी आंत होती है, या इसमें गांठ बन जाने से कब्जियत होने लगती है। अधिक मात्रा में कम भोजन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना, तरल पदार्थों की कमी, रेशे युक्त आहार की जो हमारे भोजन में कमी हो जाने से ऐसी स्थिति पैदा होती है। दूसरी कब्जियत है मलाशयी कब्जियत। इसमें ये इस कारण से होती है क्योंकि जब प्रातःकाल में बच्चे ज़्यादातर नहीं उठते हैं और यही आदत बहुत आगे चल के बड़े में भी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यही आदत पड़ जाती है और फिर ऐसे लोगों में कब्जियत की शिकायत देखी जाती है, क्योंकि प्रातःकाल उठने के बाद जो नैसर्गिक मलोपचार की क्रिया होती है वह फिर देर से उठने वालों में नहीं हो पाती है। उचित समय और नियम का पालन ना करने से भी कब्ज उत्पन्न होती है। उदर प्रदेश की पेशियों की शिथिलता, वृद्धावस्था की दशा और महिलाओं में जो कब्ज होती है, जिनको बहुत ज़्यादा बार बच्चे हुए हैं, उनमें कब्ज की भी एक अवस्था देखी जाती है। कुछ लोगों को मल द्वार से संबंधित कुछ रोग होते हैं जिसके कारण वह मल त्याग से जाते समय डरते हैं दर्द के कारण, और या दर्द होता है तो ऐसे लोगों में भी कब्ज की शिकायत होने लगती है। कब्ज के दुष्परिणामों की बात करें तो सिर दर्द होने लगता है,
थकान महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, अपच, मंदाग्नि, गैस, दस्त या आंव जिसे पेचिस कहते हैं, यह भी कब्ज के कारण होने लगती है। बहुत दिन तक कब्ज रहने से कभी कभी अल्सर के लक्षण भी देखे जाते हैं। पेट में दर्द होने लगता है, गुर्दों का भी दर्द हो सकता है, अपेंडिक्स का भी दर्द हो सकता है। कोलाइटिस या बवासीर जैसे के रूप में भी कब्ज के दुष्परिणाम दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए यह आवश्यक है कि समय रहते कब्ज का उपचार किया जाए और इसके दुष्परिणामों से बचा जाए। सामान्य उपचारों की बात करें तो कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिनको जीवनचर्या में शामिल करने से हमारा कब्ज जैसे भयंकर रोग ही भी दूर हो जाता है। इसका उपचार इसलिए ज़रूरी है कि कब्ज होने से, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपिता मलः। अगर कुपित मल का निदान कर दिया जाए तो सभी रोगों का निदान स्वतः ही हो जाता है। इसलिए इसका निदान बहुत ही आवश्यक है। और कब्ज जो बहुत दिन का, तो आंतों के कई प्रकार के रोग भी होने लगते हैं। प्रातःकाल गुनगुने पानी में शहद व नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। खाने के बाद लगभग 10 मिनट या क्षमता अनुसार वज्रासन में बैठने से भी कब्ज में राहत मिलती है। रात के खाने के बाद या सुबह सुबह टहलना, दोनों समय टहलना बहुत ही ज़रूरी है और इससे भी कब्ज में राहत मिलती है। सुबह 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीकर तेज़ी से दूर तक टहलने जाने से भी कब्ज टूटती है। गर्म पानी का एनिमा लेना भी लाभप्रद होता है। यौगिक उपचारों की बात करें तो योग में बहुत सारी शुद्धि क्रियाएं, जिनमें कि कुंजल, वमन, कपालभाति, अग्निसार जैसी क्रियाओं से कब्ज में राहत मिलती है। शंख प्रक्षालन तो, लेकिन इसको हर दिन नहीं किया जा सकता है। 1.5 महीने 2 महीने में या 1 महीने में रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार करवाया जा सकता है। हाँ, वस्ती क्रिया भी हफ्ता या 10 दिन में एक बार करने से कब्ज में लाभ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। लघु शंख प्रक्षालन भी प्रतिदिन तो नहीं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं और इससे भी जो कब्ज रहती है वह दूर हो जाती है। सूर्य नमस्कार लगभग 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम में उदर शक्ति विकासक की सभी क्रियाएं, साथ ही जो दीर्घ श्वास प्रश्वास से संबंधित क्रियाएं हैं, उनका अभ्यास भी कब्ज के लिए लाभदायक है। फिर आसनों की बात आती है तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रिकोणासन और पादहस्तासन, ये कब्ज के लिए बहुत उपयोगी आसन हैं। इनके अभ्यास से कब्ज में आराम मिलता है। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में धनुरासन, भुजंगासन का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही पेट के बल किया जाने वाला नौकासन भी कर सकते हैं। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में पवन मुक्तासन, अर्ध हलासन, उत्तान पादासन, हलासन, सर्वांगासन का अभ्यास बहुत लाभदायक होता है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन, वज्रासन, मंडूकासन का अभ्यास करना चाहिए। इससे कब्ज दूर होती है। इन आसनों के अभ्यास के पहले अगर पेट साफ नहीं होता है, वैसे तो योग के अभ्यास खाली पेट ही करना चाहिए, पेट के साफ होने के बाद ही करना चाहिए। लेकिन अगर
कब्ज की बहुतायत होने से पेट साफ नहीं हो रहा है तो हल्का गुनगुना 1 या 2 गिलास पानी पीकर भी इन आसनों का अभ्यास करें तो जो कब्ज की स्थिति है वह टूट जाती है और पेट स्वतः ही साफ हो जाता है। फिर मुद्रा और बंधों का अभ्यास में मुद्रा में महामुद्रा, योग मुद्रा, अश्वनी मुद्रा और उड्डयन बंध का अभ्यास भी कब्ज के लिए लाभदायक है। प्राणायाम का कब्ज में बहुत ही अहम भूमिका होती है कब्ज को दूर करने में। उदर श्वसन, यौगिक श्वसन लगभग 5 से 10 मिनट, नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट, शीतली भस्त्रिका व भ्रामरी प्राणायाम 5-5 बार और 10-10 बार कर सकते हैं या समय की उपलब्धता के अनुसार करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ध्यान और योग निद्रा का प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे तक अभ्यास अधिक महत्वपूर्ण व सार्थक अभ्यास होंगे कब्ज को दूर करने में। और क्योंकि जब कब्ज का कारण तनाव या तनाव से जनित अन्य मानसिक बीमारियां होती हैं तब ध्यान के अभ्यास से, योग निद्रा के अभ्यास से कई बार कब्ज अति क्रियाशीलता के कारण भी होती है तो उसमें योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही उपयोगी साबित होता है और ऐसे लोगों को कब्ज दूर करने में योग मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। पथ्य आहार की बात करें तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के भोजन को त्याग कर पपीता, अन्न, फलों का आहार करें। अंकुरित व साबुत अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, लोबिया आदि का सेवन करें। रेशेदार फल, सब्जियां, सलाद और सूप का अधिक उपयोग करें। चोकर सहित आटे की रोटी व दलिया का सेवन करें। सुपाच्य, सादा, हल्का व पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद में एक कहावत आती है कि कब्जी का उपाय सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां व उनकी भाजी का सूप शाम के भोजन के साथ अवश्य लें। इनके अगर हम इन ऐसे पथ्य आहार का सेवन करेंगे तब भी हमें कब्ज से दूर रहने में सफलता प्राप्त हो सकती है। अपथ्य आहार या जो आहार कब्ज के रोगियों के लिए नुकसानदायक है और कब्ज को बढ़ाने में सहायक है उसको भी ध्यान रखें। उत्तेजक पदार्थों का सेवन ना करें। मिठाई, मैदा व बेसन से बने पदार्थों का सेवन ना करें। अम्ल प्रधान चीज़ों के सेवन से बचें। जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसमें आंवला और नींबू को नहीं जोड़ा जाता है। बिना छिलके वाली दालों का सेवन ना करें। कोशिश करें जो भी दालें, सब्जियां आप खाएं उनके जो रेशे या छिलके होते हैं उनको कब्ज से जोड़ें, क्योंकि कब्ज भी पाचन से संबंधित रोग होता है और इनमें रेशे के साथ साथ जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वह छिलके या उनके आसपास वाली जगह में ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो वह न सिर्फ रेशा बल्कि बी कॉम्प्लेक्स भी इस कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। बासी, अधिक समय का रखा हुआ, दूसरी बार गर्म किया हुआ आहार ना लें और जो मैदा, बेसन और बहुत ही महीन पीसे हुए आटे या बेसन से जो बनते हैं जैसे डिब्बाबंद आहार, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ, बिस्किट आदि, नमकीन, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शीतल पेय पदार्थों का भी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। गरिष्ठ भोजन जो होता है, वातकारी जो भोजन होता है,
चिकना और तला हुआ आहार लेने से भी बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से भी, इनसे दूर रहने से भी कब्ज में आराम मिलता है। अन्य ध्यान रखने योग्य बातें हैं, सोने के लगभग 2 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। सुबह और शाम को सैर अवश्य करना चाहिए। तनाव से बचें, मन को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। सादा, हल्का, सुपाच्य, ताज़ा और कम मसाले वाला भूख लगने पर ही भोजन करें। नियमित जीवन शैली जिसमें देर रात तक जागना भी शामिल होता है, जो कब्ज का कारण बनता है, हमें इससे बचना चाहिए और अनियमित जीवन शैली को त्याग कर नियमित जीवनचर्या अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। संकोच व शर्म के कारण सोच जाने की इच्छा को दबाना ना चाहिए। जब भी सोच की इच्छा हो, कितना भी जो आपके पास समय है उसमें से समय निकाल कर पहले सोच को जाएं और कोशिश करें कि हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि आप जा सकें। स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। अम्लपित्त पाचन से संबंधित रोग है और इसके कारण भी कब्ज होती है। इसका मुख्य कारण जो है हमारे पाचन रसों और उससे संबंधित जो कब्ज से संबंधित रोग हैं वह पाचन से भी संबंधित होते हैं। जो हमारे पाचन होता है, चाहे वह पाचन संस्थान का ऊपरी हिस्सा हो, बीच का हिस्सा हो या अंतिम हिस्सा हो, अंतिम हिस्से में मल जाकर रुकता है, लेकिन जब स्वतः एसिडिटी या अम्लपित्त, मंद अग्नि या मंद पाचन के कारण जो रोग, इन रोगों के कारण जो पाचन संस्थान जो हमारा धीमा हो जाता है, नियमित कार्य नहीं करता है, इनके कारण भी कब्ज होती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि इन सब रोगों के उपचार के साथ साथ तनाव प्रबंधन, नियमित जीवन यापन, सही खान पान, सरल सुपाच्य आहार का सेवन, योग अभ्यास, नियमित रूप से टहलना आदि महत्वपूर्ण होते हैं। इनके यदि हम नित्य प्रति अपने जीवन में उतारेंगे तो सिर्फ कब्ज ही नहीं, कब्ज को सभी रोगों का मूल कारण जैसे कहा गया है, तो सभी रोगों को दूर रखते हुए अपने स्वस्थ जीवन को सुंदर बनाते हुए हम पूरा जीवन जी सकते हैं। कब्ज से संबंधित जो चर्चा थी उसे यहीं समाप्त करते हैं। ईश्वर का एक बार पुनः स्मरण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।